सकती हैं लो। प्लीज आप जल्दी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ, मैंने इसके बाद स्टार्ट कर लूँ। अटेंडेंस लेने के बाद जैसे 5 9 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद अगर कोई आएगा मैं काउंट नहीं करूँगी, बिकॉज मैं बार बार नहीं अटेंडेंस ले सकती, फिर मुझे लेक्चर भी स्टार्ट करना होता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लिया करें आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ जब तक कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेती हूँ। देन इन 5 minutes we will take the attendance, okay? आपको मेरी आवाज़ तो आ रही होगी? यस मैम। ओके अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, मैं यहाँ पर बता रही थी कि कंप्यूटराइज वे में किस तरह से फोरकास्ट कर रहे होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, वॉल्यूम, नीड्स को, और ठीक है इन सब चीज़ों को। ओके, and then we have some point here. The first one is generate figures of average staff level required to meet the product demand, ठीक है। यानी कि कोई फिगर्स हम बनाते हैं कि जो कि हमारे पास प्रोडक्ट डिमांड को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने जो क्या नाम है लोग हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, या फिर जहाँ पे भी हमें नीड है वो हमारी रिक्वायरमेंट को नीड कर सकते हैं जो कि अराइज हो रही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि अभी पेंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आई है, अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न ही ये था कि भाई डिमांड कम हो गई, हर चीज़ की प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, मार्केट की पूरी जो है ना शट डाउन हुई हुई है, तो फिर फायर कर दिया। अब जैसे कि कोई फिर क्या नाम है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसी सीजनल उसमें या किसी भी बात की वजह से, ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है या डाइवर्सिफाई करती है या प्रोडक्ट लाइन बढ़ाती है, ठीक है। तो भी क्या नाम है, उनको हायरिंग करनी होती है, ठीक है। तो कोई भी रीजंस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं और इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ही किसी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कोई न्यू सेटअप लगा रही है तो ये तो उनका अपना इंटरनल फैक्टर है। पर जैसे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, या जैसे रियल सुना अभी फिलहाल में हम देख ले पेंडेमिक है, वो जो कि बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो ये कोई भी रीजंस हो सकते हैं जो कि डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। एंड देन एज वेल एज फोरकास्ट फॉर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट स्टाफ एंड एग्जेम्प्ट स्टाफ, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, कोई मुझे बताएगा डायरेक्ट लेबर कौन होते हैं, इनडायरेक्ट स्टाफ कौन होता है, एंड एग्जेम्प्ट स्टाफ कौन होता है? बेटे कोई बता दे मुझे, या मैं फिर खुद नेम कॉल करके पूछ लूँ। मिस, डायरेक्ट लेबर जो होता है वो एम्प्लॉयज को कहते हैं जो बिल्कुल जिसे कहते हैं वर्क प्लेस, क्या कहते हैं, वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं। स्टाफ जो होता है उनको सुपरवाइज कर रहा होता है, और इनडायरेक्ट स्टाफ जो होता है वो मीन सिर्फ स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, उनके उनके फिजिकली उनके साथ नहीं होता, उनके ऊपर नहीं होता मे बी। हाँ, तो एग्जांपल्स दें आप। जैसे मिस कोई किसी प्रोडक्शन की पैकेजिंग की कोई कंपनी, तो जो इस वक्त पैकिंग कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट लेबर है, जो उनको क्या कहते हैं डायरेक्ट कर रहे हैं वो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, और जो कंपनी की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो इनडायरेक्ट स्टाफ है, आई थिंक। आपने तो सही बताया, थोड़ा सा है उसमें मसला, बाकी ये ठीक है। अच्छा ये बताएं एग्जाम्प्ट स्टाफ क्या होता है? ये कहाँ चलेगा यहाँ, अच्छा बता रहे थे। मिस क्या कह रही हैं? एग्जाम्प्ट स्टाफ कौन से होते हैं, मतलब वो कौन होते हैं? ये नहीं मालूम। जबकि आपको पता है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था।
कोई और बताएगा गुलाम नबी के अलावा? गुलाम नबी, थैंक यू सो मच। मुझे कोई बताएगा या मैं खुद पूछ लूं? हाँ, कौन मिस बताएगा? एग्जाम स्टाफ होता है ना, जब वो ओवर टाइम काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम की पे भी दी जाती है, और नॉट एग्जाम स्टाफ को ओवर टाइम की पे नहीं दी जाती, जस्ट काम करते हैं। यस में यही होता है। वो तो होता है, पर जवेरी आप उल्टा बता रही हैं। उल्टा बता रही हूँ। उल्टा बता रही हैं। मिस एग्जाम स्टाफ में उनको नहीं दी जाती होगी ओवर टाइम की पे। मैम जी एग्जाम जी। स्टाफ देखा जाए तो वो और भी जो पे मिलती है वो नहीं मिलती, तो सैलरी बेस होते हैं, जो दिहाड़ी बेस नहीं होते। जो जिसको दिहाड़ी मिलती है वो एग्जाम स्टाफ नहीं होता। हाँ, एग्जाम स्टाफ वो लोग होते हैं जिनको ओवर टाइम की पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। सही है, ये मैंने आप लोग को पहले प्रीवियस जो चैप्टर्स थे ना उनमें भी मैंने आपको बताया था। चले हम इसको देख लेते हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया। आपने रिकॉल तो किया ना, मतलब फिर भी आपको इतना अंदाजा तो था ना कि इस तरह से होता है। यस मैम। थोड़ा सा गौर से लेक्चर्स दिया करें कि जो चीज़ मैं एटलीस्ट बता दूं या जो डिस्कस हो वो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में हो ना, अगर आप एक्स्ट्रा नहीं भी देख रहे। ओके, हमारे पास डायरेक्ट लेबर्स तो वो होते हैं जो हमारे पास प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे कि यूनिट बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर के हिसाब से, डे के हिसाब से, हमारे पास डायरेक्ट लेबर होते हैं। इनडायरेक्ट स्टाफ हमारे पास वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे पास प्रोडक्शन में, जो कि अभी गुलाम नबी ने बताया, ठीक बताया, सही से बताया, ठीक है। पर इनकी एग्जांपल्स थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा मतलब सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो एग्जांपल्स इनकी इस तरह से होती हैं जैसे कि स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड है या सुपरवाइजर है या क्वालिटी अश्योरेंस वगैरह वाले होते हैं। ये लोग जो होते हैं, क्या नाम है, इन्वॉल्व तो ये भी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये भी है, पर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये इन्वॉल्व नहीं है, पर क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, या गार्ड गार्ड कुछ बना नहीं रहा अंदर बैठ के, पर सर्व तो कर रहा है ना पूरी डिपार्टमेंट को, ठीक है। जो आ रहा है, जो निकल रहा है, इनफैक्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होल ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा है। तो अब होल ऑर्गेनाइजेशन में उसको कहाँ पर कैटेगराइज किया जाएगा? कहीं तो कैटेगराइज किया जाएगा, टॉप में भी नहीं कर सकते उसको, मिडिल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेबर में ही आएगा। पर लेबर में भी कहाँ कैटेगराइज होगा? इनडायरेक्ट लेबर आएगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में का पार्ट नहीं है, बट स्टिल लेबर ही है और इनडायरेक्ट लेबर लग रहा है, ठीक है। ये तो ये वो वाली कॉस्ट होती है, यानी इनकी कॉस्ट को भी जब मैट्रिक्स वगैरह होती है, कैलकुलेशन होती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की और सब चीज़ों की, तो ये कॉस्ट भी ऐड की जा रही होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं पता नहीं ये एग्जांपल इतनी रेलिवेंट है नहीं है, पर आपने देखा होगा कि बहुत सब जगह पर जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल में लेते हैं, यूनिवर्सिटी में, सिक्योरिटी चार्जेस भी लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो और अच्छे खासे लिए जाते हैं, ठीक है। अगर बिगन सिटी की बात की जाए तो बहुत हैवी मतलब सिक्योरिटी चार्जेस, कि भाई हम आपका बच्चा अगर आ रहा है तो सेफ हमारे पास होगा टिल जो हमारी यहाँ की टाइमिंग है, आप पिक करेंगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, उससे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सिक्योरिटी। उसको किस तरह से सिक्योर किया जा रहा होता है कि कोई भी दरवाजे पे आता है उसके साथ नहीं भेज दिया जा रहा होता है, बच्चे को बाहर नहीं जाने की परमिशन होती है, गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, लॉक किया हुआ होता है, आई मीन। तो इस तरह से ना, तो वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो उन बच्चों के पेरेंट्स को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी जो गार्ड लगाए हुई है उसको भी तो अपने तरफ से तो नहीं पे करेगी ना। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितने भी उसके चार्जेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग रहे हैं, सिक्योरिटी चार्जेस लग रहे हैं, वेयर हाउसिंग पे लग रहा है, मार्केटिंग एजेंसी पे लग रहा है, प्रमोशन पे लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहा है कुछ,
ये कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके कॉस्ट को जो है ना वो इवेलुएट करती है और फिर देखती है कि हमें प्रोडक्ट की सर्विस कितने का पड़ रहा है, और वो इंक्लूडेड होता है उस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्टाफ हो गए। तो इनडायरेक्ट स्टाफ में हमारे पास जैसे कि एग्जांपल में सुपरवाइजर्स आ गए, क्वालिटी एश्योरेंस वाले आ गए, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ गए, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्टाफ्स हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अच्छा, देन उसके बाद एग्जाम्प्ट स्टाफ में हमारे पास एक एग्जाम्प्ट स्टाफ होता है, एक नॉन एग्जाम्प्ट स्टाफ होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बट फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। एग्जाम्प्ट एम्प्लॉयज वो होते हैं जो कि ओवर टाइम पे रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको उनकी मिनिमम वेज मिल रही होती है। जो कि नॉन एग्जाम्प्ट होते हैं वो जो है ना, अगर जैसे कि जो मैंने आपको बताया था हमने, क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है तो इनका पर डे 6 आवर लेबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या सेटल्ड है, मेरे ख्याल से 8 है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो उससे अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम देगा तो उसको एक्स्ट्रा ओवर टाइम पे किया जाएगा, तो वो हमारे पास नॉन एग्जाम्प्ट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में होता है, या फिर वैसे भी टॉप लेवल पे तो नहीं बोल सकते हैं, अगर सीईओ है, अगर वो ओवर टाइम दे रहा है तो फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन ही उसकी है तो वो तो कुछ नहीं चार्ज करेगा। पर अगर कोई हायरिंग की भी है और उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा वो टाइम दे रहा है तो एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, अगर वो नॉन एग्जाम्प्ट बेसिस पे हायरिंग उसकी हुई है। जबकि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बहुत कॉमन है, जैसे कि 8 आवर की ड्यूटी है, अगर एक्स्ट्रा आवर दे रहे हैं तो यानी नाइट ड्यूटी दे रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा आवर्स रुक रहे हैं 2-3 घंटे, तो वो एक्स्ट्रा पे किया जाता है। तो ये इस तरह से एग्जाम स्टाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसाइड किया जाता है कि किनको किस तरह से हायर करना है। देन उसके बाद हमारे पास टिपिकल मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाता है, डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आर्स होते हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स ऑफ लेबर आर हैं उस उनको एक मतलब टास्क दिया जाता है कि इतने आर में आप इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उनसे मेजर किया जा रहा होता है उनकी प्रोडक्टिविटी। अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर में एक लेबर से कहा जा रहा है कि उसको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, अगर वो लेबर प्रोड्यूस कर लेता है 100 यूनिट तो इट मीन्स द इंडिविजुअल इज प्रोडक्टिव, ठीक है। अगर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उसमें भी डिटरमाइन किया जा रहा है कि कितना कितना गैप आ रहा है, ज़्यादा गैप आ रहा है, कम गैप आ रहा है, उसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है, स्केल किया जाता है, रेड जोन में आ रहा है, ग्रीन में है, या फिर चलो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेगा। तो उससे जो है ना मेजर किया जाता है कि द इंडिविजुअल इज हाउ मच प्रोडक्टिव। तो ये प्रोडक्टिविटी के भी आपने बहुत सारी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होना चाहिए, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ये होता है कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट जब देते हैं तो इसका मतलब आप प्रोडक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल आप होल डे किताब को लेके घूम रहे पर आप एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट कर पाए, बट इफ़ यू आर सिट फॉर 2 आवर और यू कंप्लीटेड 1 चैप्टर, तो इट मीन्स यू आर मच प्रोडक्टिव दैन द अदर स्टूडेंट, कि उसने पूरे दिन में भले उसकी किताब है पर वो इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बार बार उठ रहा है या कर रहा है कि वो कंप्लीट ही नहीं कर रहा है उस टॉपिक को। तो प्रोडक्टिविटी को भी मेजर किया जा रहा होता है, ठीक है, वो भी बड़ा मैटर करता है। एंड देन एज वेल एज फॉर टास्क फॉर डायरेक्ट लेबर, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, मैं ऊपर रीड करना शुरू कर दी। एंड 3 सेल्स प्रोजेक्शन, मिनिमम मैक्सिमम एंड प्रोडक्टिबल, ठीक है। और सेल्स की जो है ना 3 प्रोजेक्शन यानी प्रोडक्शन की जाती है, जिसमें हमारे पास मिनिमम आ जाता है, मैक्सिमम आ जाए, प्रोबेबल आ जाता है, यानी कम से कम कितनी हो सकती है सेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, और क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन से भी, क्योंकि डे टू डे सेल हो रही है, डे टू डे चीज़ें बिक रही हैं, तो उससे भी एक ग्राफ बन जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंक्रीज हो सकता है, यानी या ऑन एवरेज इस तरह से होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स होगी उसी हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक करते हैं, यानी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ लेबर्स की नीड है, यानी हमें वर्कफोर्स कितना चाहिए, हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, और हमारी सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ट्रैक पर रहती है, एंड सप्लाई डिमांड का जो है ना वो बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर वो इस तरह से नहीं करेगी तो या तो ऑर्गेनाइजेशन ओवर प्रोड्यूस कर लेगी या
अंडर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कम प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से उसका जो है ना कस्टमर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन हिट होगी। अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है और वो इतना ज़्यादा क्या नाम है इम्प्रूव नहीं कर, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और क्या नाम है वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही है जितना उसकी डिमांड आ रही है, तो जो भी कस्टमर्स होंगे वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो वो शिफ्ट कर लेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट में, क्योंकि कस्टमर की तो नीड है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, और मुझे कोई भी प्रोडक्ट XYZ चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, जूते चाहिए, आई नीड इट, ठीक है, मैं तभी गई हूँ। अगर मुझे एट दिस स्पॉट जो भी ब्रांड चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, शॉर्टेज होगी, ऑफ कोर्स मैं दूसरा अवेल करूँगी, मैं कहूँगी चलो कोई ऐसे ही एग्जाम्पल उसके कॉम्पिटिटर में किसी दूसरे को अवेल कर लेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही क्या नाम है रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन की जब शॉर्टेज प्रोडक्शन की हो रही होती है तो उनके कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं और अफेक्ट होती है उनकी मार्केट पर। अगर ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉरी बट अगर ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका आई एम रियली सॉरी ओके, बट अगर ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके जो भी प्रोडक्शन है वो ज़ाया हो रही है, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे उनके। ओके, फिर फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैनेडियन, ठीक है, फिर क्या कर रहे होते हैं, फोरकास्ट कर रहे होते हैं द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैनेडियन। अच्छा, एक हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, फोरकास्ट द सप्लाई ऑफ इनसाइड कैनेडियन एंड फोरकास्ट द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैनेडियन, ठीक है। इनसाइड को भी हम, क्योंकि अगर हमने हायरिंग करनी है तो हमें भाई दोनों तरफ देखना है कि हमारे पास किस तरह का टैलेंट हायर्ड है, ठीक है, और किस तरह का हमें बाहर से लेकर आना है, ठीक है। तो सो मेनी थिंग्स अफेक्टिंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं आपकी हायरिंग, इंटरनल हायरिंग को भी और एक्सटर्नल हायरिंग को भी। एक्सटर्नल हायरिंग में और अभी कमिंग इसमें हम पढ़ेंगे, अभी इंटरनल देख लेते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज़ें आ गई, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड लिस्टिंग एम्प्लॉयज, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं मैनुअल होगा जो कि पहले होता था, अब कंप्यूटराइज हो गया, अब डिजिटलाइज हो गया, पहले से ही डिजिटलाइज था पेंडेमिक से पहले, पर अब और फर्दर डिजिटलाइज चीज़ें हो गई हैं कि वैसे भी अब IT का दौर है, चीज़ें वैसे भी क्या नाम है इतनी मॉडर्नाइज हो रही हैं, इतनी चीज़ें डिफरेंट हो रही है कि पहले आपने देखा होगा कितना बड़ा कंप्यूटर होता था, अपने आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप में पे शिफ्ट हुआ, देन टैबलेट्स पे, और अब तो बस मोबाइल ही मिनी कंप्यूटर है, क्योंकि हर फंक्शन आपके मोबाइल में ही हो रहा होता है जो कि आप नॉर्मली लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जो है ना इम्प्रूव हो रही है, IT में काफ़ी चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं उसमें हमारे पास क्या रिकॉर्ड होता है, एजुकेशन होता है कि एम्प्लॉय की क्या एजुकेशन है, कैरियर क्या है, डेवलपमेंट इंटरेस्ट क्या है, लैंग्वेजेस कितने आते हैं, स्पेशल स्किल्स क्या है, सो ऑन। और क्या नाम है उसको एनालाइज करने के बाद, उसकी रिकॉर्ड करने के बाद या लिस्टिंग करने के बाद या सो ऑन, किसी के और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि हर बंदे के इंडिविजुअल जो है ना स्किल्स, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसीज होती है। क्या किया जाता है, टू बी यूज इन सिलेक्टिंग इनसाइड कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, ठीक है। अगर कोई वैकेंसी अराइज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में ही पहले देखा जाता है कि हमारे पास किस तरह का टैलेंट है, कि हम क्या इस टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं इस कमिंग ये जो वैकेंसी आई है, ठीक है, सही है, या नहीं कर सकते, या हमें बाहर से ही हायरिंग करनी होगी, ये इसको फुलफिल नहीं कर। अगर हमारे पास वो उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, उसकी एजुकेशन है या उसकी कैरियर डेवलपमेंट इस तरह से हुई है या उसके स्किल्स ऐसे डेवलप्ड हैं कि वो इंडिविजुअल कैपेबल है उस प्रमोशन के लिए, तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस भी की जाती है, ठीक है। वो इसलिए की जाती है, जारी होती है क्योंकि उनके इनसाइट भी उस कैनेडियन में वो कैनेडियन उन सब चीज़ों को फुलफिल कर रहा होता है कि बाहर से हायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब फुलफिल कर रहा होता है और वो एलिजिबल होता है उस प्रमोशन के लिए, तो देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द इंडिविजुअल, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है हमारे पास मैनुअल सिस्टम एंड रिप्लेसमेंट चार्ट, ठीक है। हमारे पास मैनुअल सिस्टम क्या है एंड रिप्लेसमेंट चार्ट क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट में हमारे पास क्या है, company records showing present performance and promotability of inside candidate for the most important position। इसमें हमें पास क्या देखा जाता है,
कि जो कैंडिडेट है उसकी जो है बहुत सारे कैंडिडेट है, हमारे पास 500 है, 600 है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है, एंड देन देखते हैं कि क्या प्रोमोटेबिलिटी का रेशियो है, यानी कि कितने परसेंट ये इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो रहा है, ठीक है, कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबल हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी देखी जाती है और देखा जाता है कि एलिजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारे पास इस तरह से पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट में हम ये इस तरह से चीजें देखते हैं, ठीक है। फिर क्या हमारे पास पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड, ठीक है, फिर पोजीशन रिप्लेसमेंट कार्ड में क्या होता है, अ कार्ड प्रिपेयर फॉर ईच पोजीशन इन अ कंपनी, यानी कंपनी में जितने पोजीशन है हर के लिए कार्ड प्रेजेंट बनाया जाता है टू शो द पॉसिबल रिप्लेसमेंट कैंडिडेट एंड देयर क्वालिफिकेशन, क्या शो करने के लिए कि किस तरह से जो है ना कैंडिडेट रिप्लेस कर सकता है क्या नाम है उस पोजीशन को, ठीक है। ओके, सबको समझ तो आ रहा है ना? देखिए आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, miss. यस मिस। बस क्लास में 2-4 ही बच्चे हैं जो कि मुझे आंसर कर देते हैं, बाकी सब तो समझते हैं कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो कुछ बोलें या कुछ कहें, मतलब म्यूट होके बैठ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करें, ऐसे क्या फ़ायदा, आपकी इतनी अच्छी मतलब ये अभी फ़िलहाल क्लासेस का है, स्टूडेंट लाइफ है, इसको एंजॉय करें, इसको फुली इसमें पार्टिसिपेट करें, फुली इस चीज़ को अवेल करें, इस तरह से नहीं कि म्यूट होके बैठ के बस सुन रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करें, बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स जैसे तंग करते हैं टीचर्स को, क्वेश्चनिंग करते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, आप इस तरह से करें, इस तरह से म्यूट होके सुनते रहेंगे, आपको तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है, यानी आपको भी मज़ा नहीं आएगा, आपकी भी इंटरेक्शन ही नहीं है बिल्कुल टीचर के साथ, ज़ीरो इंटरेक्शन है, तो आप क्योंकि वन वे जब चीज़ होती है ना, आप सुन रहे हैं तो उसका अफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, जब टू वे हो जाती है तो फिर ज़रा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, चलो नई टीचर ने इस तरह से बोला था, या इस बच्चा भी टीचर को याद रह जाता है, और टीचर बच्चे को भी एक आइडिया होता है कि जो है ना टीचर क्या नाम है ने क्या बोला था, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसको अडॉप्ट भी करता है, नेगेटिव को कम करता है, तो प्लीज़ ये आपके फ़ायदे के लिए है, और अगर आप गलत बोलते हैं या आपसे कोई मिस्टेक भी होती है तो इट्स ओके, ये कोई आप प्रोफेशनल जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पर एडमिशन ही आपने लर्निंग के लिए लिया हुआ है, तो यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो इन फ्यूचर आपके मिस्टेक के चांसेस कम है, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग और कम्युनिकेशन भी आर्ट है, ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चनिंग करनी भी आनी चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए कि अपने पॉइंट को डिफेंड कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी एक स्किल है, इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो उसका फ़ायदा उठाएं, आप एक प्रोग्राम में इनरोल हैं, आपने इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं तो डू इट, इसको इस तरह से वेस्ट मत करें। ओके, ये हमारे पास चार्ट बना हुआ है, इसमें हमारे पास डिवीजन में वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन के आ गए, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट सेल्स के आ गए, एंड वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के आ गए। अच्छा, इन्होंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है और एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, जिसमें है ना पर्पल वाला जो है ना, ओके, सबको जो है ना उन्होंने लेबल किया हुआ है, ठीक है, अभी आपको मैं बताती हूँ वन बाय वन। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन में जॉन स्टी है, जिसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट नॉन रिकमेंड, ठीक है, इन्होंने इनका जो ट्रायंगल है, ठीक है, रिक्शा कितना लेट आ रही है क्लास में, ओके, जो इनकी ट्रायंगल है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर, एंड अब ये यहाँ देख रहे हैं कि किसके लिए प्रमोशनल पोटेंशियल, ठीक है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस इनकी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ट्रायंगल आपको नजर ही आ रहा होगा, एंड प्रमोशनल पोटेंशियल है इनमें जी, रेडी नाउ, यानी कि बिल्कुल रेडी है, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू बेंचमार्क है और इनको प्रमोट किया जा सकता है, तो ये क्या किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने एनालिसिस किए हैं, एंड देन उसके बाद अगर हम वाइस प्रेसिडेंट सेल्स की बात करें, अभी जो उसमें हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ है, एंड जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है नीड फर्दर ट्रेनिंग, ठीक है, यानी फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
जो कि इन्होंने क्या नाम है यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किस तरह से देंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में क्या है, जॉब रोटेशन इनटू फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनको रोटेट कर रहे हैं फाइनेंस एंड प्रमोशन में। ठीक है, और कौन सी ट्रेनिंग देंगे, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कोर्सेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, यानी कि इनको हमें क्या स्किल सिखानी है, एग्जीक्यूटिव स्किल सिखानी है कि इनके जो है ना मेंटल कैपेबिलिटीज को कल्टीवेट करना है। ठीक है, उसको इन्हांस करना है। ठीक है, एंड मैनेजरियल बिहेवियर को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये इनके जो है ना एडवांस करनी है इस नॉलेज को इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको पता होगा, यानी कि फ्यूचर की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। ठीक है, इन चीज़ों को इन्हांस करना है। अच्छा, इन हाउस डेवलपमेंट सेंटर टू बी, यानी कि कंपनी के अंदर ही इनकी ये डेवलपमेंट होगी और 2 वीक्स का हमारा ड्यूरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इन्होंने बोला है कि नीड फर्दर ट्रेनिंग, तो ये इन्होंने इस तरह से प्लान किया। तो जहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, प्रमोशन के लिए रेडी होते हैं, तो वहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है। बट अगर परफॉर्मेंस में अप टू मार्क नहीं होती है और कहीं पर लैकिंग्स आ रही होती है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जा रही होती है, उसको फुल किया जा रहा होता है। बिकॉज एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैरियर डेवलपमेंट करती है, सिर्फ उनको लेबर्स की तरह नहीं रखती है, उसको ऑल ओवर ग्रूम करती है। तभी और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके हायरिंग प्रोसीजर भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड लोगों को हायर करती है। उन्हें पता होता है हमें किस तरह के लोग चाहिए, बिकॉज एक्चुअली में पीपल ही जो है ना उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर आप देखें टॉप मार्केट्स देखें, अगर हम कार्स में देखें बड़ी कंपनीज को देखें, या मोबाइल मार्केट में बड़ी कंपनीज को देखें, तो इट्स सेल्फ वो ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की प्रोडक्शन सब चीज़ों को कौन लुक आफ्टर कर रहा है, लोग कर रहे हैं। वो लोग उस चीज़ को इतना वैल्यूएबल कर रहे हैं, या उनके पास वो इतने हार्ड वर्क है, या उनके पास इस तरह से स्किल्स है, इस तरह से कैपेबिलिटीज़ है कि वो उस लेवल की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रिसोर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ह्यूमन ही जो है ना उस प्रोडक्ट सर्विस को अच्छा भी बनाती है, बुरा भी बनाती है। बिकॉज जो सबसे पावरफुल टूल है वो ह्यूमन का माइंड है। जो उसकी माइंड है, थिंकिंग है, वो जिस तरह से सोचेगा, जिस तरह से चीज़ों को अप्रोच करेगा, उसी तरह से वो वर्किंग करेगा, एक्शन करेगा, चीज़ें उस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा हर ऑर्गन अलाइव है, हमारा हर ऑर्गन रिएक्ट करता है। आपने फील किया होगा जब हमारे पास गर्मी होती है तो हमारे लिप्स ड्राई होते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं तो आई मीन हमें फिर मॉइस्चराइजर की नीड होती है। मतलब आप देख रहे हैं हमारे जिस्म का एवरी ऑर्गन इज एक्टिव। तो इसी तरह ब्रेन भी एक्टिव ऑर्गन है। अगर हम क्या नाम है हमारे पास स्किल्स हमने डेवलप की हुई है, हम एक चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम स्किल्स सीख रहे हैं, आईटी का कुछ सीख रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, जितने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसी तरह से दिमाग रिएक्ट करेगा और इसी तरह से वो डेवलप होगा। तो ह्यूमन कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस में हमारे पास स्मिथ भी है, जिसमें हमारे पास ट्राइंगल ग्रीन में क्या है, नीड इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड स्क्वायर में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर, यानी कि भाई प्रमोशनल के लिए बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है, इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज कर रही होती है प्रमोशन के लिए कि हमें प्रमोट करना चाहिए इस इंडिविजुअल को या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप में से जिसको कुछ पूछना है मुझसे पूछ लें, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया तो मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। आप लोग को सब समझ आ रहा है, कुछ तो पूछ लें। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कांस्टेंट 40 मिनट बोल बोल के मेरा भी मुंह बिल्कुल सूख भी जाता है, थक भी जाता है। तो काइंडली आप लोग थोड़ा तो पार्टिसिपेट करें। मुझे बिल्कुल ऐसे वन भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि मैं बोली जा रही हूँ।
ओके कोई मुझे ये तो बता दे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? HRIS हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। ओके कोई रिस्पॉन्ड किसी का नहीं है मुझे, बहुत बुरी बात है। मैं इतना बोल रही हूँ और आप लोग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। ओके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैंने जो आप लोग को पहले भी बताया था, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। हमारे पास क्या होता है, इसमें कंप्यूटराइज डेटाबेस होता है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन होता है, उसके सारा परफॉर्मेंस से रिलेट, उसकी एजुकेशन, उसकी कैरियर डेवलपमेंट, कितना ईयर का एक्सपीरियंस है, कहाँ से क्या बैकग्राउंड है, सारा डेटा जो होता है हमारा एम्प्लॉय का उस डेटाबेस कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, अच्छा फिर इसमें इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटराइज इन्वेंटरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस टू डिटरमाइन द एम्प्लॉय बैकग्राउंड एक्सपीरियंस स्किल्स दैट मे इंक्लूड। कोई बात लिखी हुई है कि भाई हमारे पास कंप्यूटर में सारा फीड किया हुआ होता है किसको, और एम्प्लॉय के नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन सब कुछ किया हुआ होता है। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस कोर्स लिखे हुए होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज लिखा हुआ होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, कि उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या नॉलेज है, एक्सपीरियंस कौन सी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, वेदर ही इज अ पायलट है, डॉक्टर है, मार्केटिंग का बंदा है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहा है, या फिर टॉप लेवल पे रहा है। ठीक है, या आर्मी पर्सन है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, किस इंडस्ट्री में, मिलिट्री पर्सन है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन और उसकी फॉर्मल एजुकेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कंप्यूटराइज फॉर्म में फीड की हुई होती है। तो इस तरह से क्या होता है, जब कभी भी इन फ्यूचर कभी प्रमोशन करनी होती है या इवेलुएट करना होता है तो सब डेटा एम्प्लॉय का एक जगह मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इजी कर दी हैं, जैसे कि मशीन्स वगैरह ने, कंप्यूटर्स ने, सॉफ्टवेयर वगैरह ने। एंड देन इसके बाद क्या है, द मैटर ऑफ प्राइवेसी ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन। अच्छा, प्राइवेसी भी किस तरह से मेंटेन की जाएगी, ठीक है, जो भी एचआर का इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी किस तरह से मेंटेन की जाती है। द नीड टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें एचआर इंफॉर्मेशन सिक्योर रखना है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि भाई वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं वो इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए नहीं होता। ठीक है, तो उसको भी सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स दैट लिमिटेड यूजर। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हुई है, मैट्रिसेस हुए हैं, मैट्रिसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसके थ्रू कैलकुलेट किया जा रहा होता है परफॉर्मेंस को, हर चीज़ को ना हमने देखी भी थी प्रीवियस चैप्टर में कुछ फार्मूलाज वगैरह। ठीक है, तो उसका एक्सेस जो है ना हर किसी को नहीं होता, लिमिटेड लोगों को होता है, जिनके लिए हमें यानी जिनके लिए इम्पोर्टेंट होता है इनका यूज, यानी कि जो उसका पार्ट होते हैं, या जिनका जैसे CEO हो गया तो वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जो इवेलुएट कर रहा है, लिमिटेड लोगों को एक्सेस है, हर किसी को एक्सेस भी नहीं है। ठीक है, जो भी हमने क्या नाम है, हमारे पास कैलकुलेशंस है। ठीक है, कैलकुलेशंस बहुत तरह की हो सकती हैं, अब मैं उसको सारा अभी एक साथ नहीं बता सकती हूँ, पर आपको मैंने कुछ शेयर किए थे प्रीवियस चैप्टर में, जितने चैप्टर में दिए हुए थे उस टाइम, कि किस तरह से जो है ना कैलकुलेट किया जा रहा होता है। देन लीगल कंसीडरेशन भी देखी जाती है कि अकॉर्डिंग टू फेडरल प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1947, ठीक है, गिव एम्प्लॉय
regarding who has access to information about their work history and job performance, ठीक है। यानी लीगल कंसीडरेशन भी देखी जाती है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट किसको एक्सेस है अपनी परफॉर्मेंस को देखने की और अपनी जॉब हिस्ट्री को देखने की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखी सिक्योरिटी के लिए और क्या नाम है प्राइवेसी के लिए जो है ना भी लॉज एंड ऑर्डर्स बने हुए होते हैं एंड कुछ रूल्स बने हुए होते हैं जिनको फॉलो किया जा रहा होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट। हमने पहले इनसाइड पढ़ा था, अब हमारे पास आउटसाइड आ गया। अच्छा, आउटसाइड में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जर्नल इकोनॉमिक कंडीशन, नॉर्मल हम इकोनॉमिक कंडीशन को भी देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल है या हमारी इकोनॉमी जो है ना क्या नाम है अनस्टेबल है, ठीक है। ये सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, इकोनॉमी किस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन पे भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा होता है कि हमारे पास क्या नाम है किस तरह के लोग अवेलेबल हैं। अगर जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर भी कर रही है, ठीक है, तो एक प्रेशर होता है कि जॉब मिल जाए थोड़े कम पैसों पे भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बट अगर एक इंडिविजुअल के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है अवेल करने के लिए और ऐसे शॉर्टेज भी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की और मतलब इस तरह से नहीं है, तो देन द इंडिविजुअल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशन की ऑल ओवर इम्पैक्ट कर रही होती हैं चीज़ों को। अनएक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है तो फिर इंडिविजुअल तो बस यही सोचेगा कि शुक्र है उसे जॉब भी मिल रही है, यानी वो क्या डिजर्व करता है उसको वो थोड़ा सा नीचे देखेगा, बिकॉज ऑल ओवर कंडीशन ही इतनी बुरी चल रही है मार्केट की या कंट्री की कि उसको ये होगा कि एटलीस्ट मैं एंगेज्ड हूँ कहीं पे, ठीक है। तो बिकॉज जो है ना क्या नाम है जो आपका ऑल ओवर सिचुएशन होता है कंट्री का, यानी इकोनॉमिक सिचुएशन है या इन्फ्लेशन है या एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो आपकी जो है ना डिमांड सप्लाई को बहुत अफेक्ट कर रहा है। एंड देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है तो इन्होंने बाहर के फेडरल एजेंसीज के नाम दिए हुए हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे बने हुए हैं और जो कि डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको एनालाइज भी कर रहे होते हैं और फिगर्स भी दे रहे होते हैं। जैसे कि आप जैसे डे टू डे न्यूज़ में देख ही रहे होते हैं कि इतना % इन्फ्लेशन बन रहा है, इतना % जो है ना कम हो रहा है, जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इम्पोर्ट इतना बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इतना बढ़ रहा है। अच्छा, आईटी सेक्टर इतना ग्रूम कर रही है, इतना नहीं कर रही है। या फिर अभी जैसे कार्स में बहुत ज़्यादा अभी इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ में देखा तो उसमें यही बोल रहे थे कि कार कंपनीज की काफ़ी सेल्स बढ़ गई है। या अभी जैसे कि स्कीम्स आए हुए हैं अपने घर अपना घर नया पाकिस्तान इस तरह करके, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आई है, ठीक है। या फिर अभी जब जैसे रोशान डिजिटल पेमेंट की जो इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइम मिनिस्टर ने निकाला है, उसकी वजह से बाहर से बहुत से लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक चीज़ पास हो गई, अब उसको इवेलुएट करना स्टैटिस्टिकली ये भी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है। तो ये जो डेटा जिस तरह से दे रही है कि इतना % इंक्रीज, इतना % डिक्रीज, उसको इवेलुएट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, यूएस कांग्रेशनल बजट ऑफिस दिया हुआ है, एंड ब्यूरोक्रेट ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर दिए हुए हैं, ठीक है। अदर फेडरल एजेंसीज, ये क्या कर रही होती है? ये फेडरल एजेंसीज हैं जो कि क्या नाम है ऑर्गेनाइज जो कि क्या नाम है लेजिस्लेटिव का ब्रांच होती है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव का पार्ट है जो कि प्रोवाइड कर रही है बजट के और इकोनॉमी के इंफॉर्मेशन किसको, कांग्रेस को प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह पाकिस्तान में भी यही होता है, फेडरल एजेंसीज होगी, लेजिस्लेटिव का पार्ट होती हैं, ठीक है। एंड क्या नाम है बजट और इकोनॉमी के जो है ना डेटा प्रोवाइड कर रही होती है किसको, कांग्रेस को।